मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे से होंगे। चलिए आज की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं और प्रतिदिन की भांति अपने द हिंदू संपादकी को आगे बढ़ाते हैं। आज जैसे कि दिनांक है 3 मार्च 2023 और आज के सेशन में हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर आए हैं। तो चलिए अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस क्रम में हमारे पास जो पहला टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज शिपिंग सेफ्रन। यहाँ पर पॉलिटिकल टॉपिक है ये थोड़ा सा, है ना। अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ठीक है, तो उसको लेकर बातचीत चर्चा है इसमें, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। खासकर जो पूर्वोत्तर में जो स्थिति है, जो चुनाव के जो नतीजे हैं ना, टिपरा मोथा का जो उदय है ना पार्टी का, और भी जो कई सारे घटनाक्रम हैं उसी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉजिटिंग इंडियाज स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर। अब देखो यूक्रेन युद्ध जो है, ठीक है, आप सभी जानते हैं यूक्रेन युद्ध मतलब जो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, उसको लेकर एक तरह से अलग ही सरगर्मी पूरे मतलब विश्व में छाई हुई है। उसको लेकर जो भारत का जो रुख है ना, वो क्या है ना, चुनौतियां क्या हैं और उसके जो दृष्टिकोण हैं, आयाम जो हैं, उसको यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। खासकर पश्चिमी देशों के साथ भारत किस प्रकार का बैलेंस बना रहा है, ठीक है, पूरा घटनाक्रम आपको समझाऊंगा। ठीक, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो तीसरा टॉपिक है इस क्रम में, ठीक है, ये है आपका जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, डेटा डिसोनेंस। ठीक है, तो जीएसटी से संबंधित है, उसको हम देखेंगे। एक और है साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज द रेजिलियंस इट नीड्स, हम इसको देखेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले जो अपनी जर्नी की स्टार्ट करते हैं, और ख़ासकर देखिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले जो है वो सेल्फ स्टडी जरूरी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो निस्संदेह आपको आसानी से समझ में आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्रम में जो पहला टॉपिक मैंने बताया आपको, ठीक है, वो स्क्रीन पर ये है, पॉजिटिव इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर। अब देखो यूक्रेन वॉर जो है ना, जो यूक्रेन युद्ध जो है उस पर भारत का जो रुख है उसको हम समझेंगे। पहले ये समझो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपकी तरफ से, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोचेंगे कि आखिर जो यूक्रेन का युद्ध है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, है ना, इसका रीजन क्या है, भारत के लिए इसके आयाम क्या है। तो देखो जो हमारे पड़ोस हैं, पड़ोस तो यहाँ पे पड़ोस की बात नहीं है, लेकिन जो विकसित हैं या विकासशील देश हैं, ठीक है, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो हित हैं, उसका जो उनकी जो एक तरह से नीतियाँ हैं, वहाँ की जो राजनीति है, उसका भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये देखना है। हमारे भी तो हित है ना। मान लो विश्व में कोई भी घटना होती है तो हम उससे अछूते आजकल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये खासकर अभी का जो समय है ये बच्चों, ये है ग्लोबलाइजेशन का, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। आप पूछोगे सर ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, अर्थात पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया पूरी तरह से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सब क्या है, कनेक्टेड हैं। आप अगर बात करें, मान लो अभी देखो, आप समझो कि जो कोरोना महामारी फैली थी यहाँ से फैली थी चीन से। अब चीन में कोरोना आया तो क्या हुआ, पूरे विश्व में फैल गया। क्यों? क्योंकि जो चेन बना है ना हमारा, कनेक्टिविटी जो है, एक देश की कनेक्टिविटी दूसरे के साथ है, दूसरे की तीसरे के साथ है, चौथी की दूसरे, सभी देश कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए जब कोरोना फैला तो क्या किया गया, यथासंभव कोरोना को रोकने के प्रयास के तहत क्या किए गए, लोगों की आवाजाही को रोका गया, सामानों की आवाजाही को रोका गया, पूरा सिस्टम हिल गया था। वैश्वीकरण के ये नुकसान भी हैं। ठीक है, तो देखो आखिर क्या है, भारत के रुख क्या है और जो यूक्रेन युद्ध है उसकी स्थिति अभी क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई क्यों हुई। ठीक है, अब देखो यूक्रेन क्या है, देखो जब यूएसएसआर था, मतलब जब सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ था, उस समय क्या था, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गए, ये सब जो अगल बगल के देश है ना, अभी वर्तमान में जो रशिया है, रूस है, उसके अगल बगल के जो देश है ना, सब सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के हिस्सा थे, पार्ट थे। और अमेरिका एक तरफ था।
मतलब शीत युद्ध के समय की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। दोनों के बीच शीत युद्ध बोलते हैं वाक युद्ध को, है ना, जो बोली से होता है, धमकी से जो युद्ध होता है, ठीक है। तो उस समय ये जो देश थे रूस के अगल बगल के कुछ देश, वो क्या थे, रूस के पार्ट थे। अब ये बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस अलग पड़ गया, बाकी देश अलग हो गए। और जो नाटो है, नाटो क्यों बना था, सोवियत संघ के प्रभाव को खत्म करने के लिए अमेरिका ने बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तो यूक्रेन की पहल थी कि हम नाटो में शामिल हों, और रूस तो डेफिनेटली नाटो को दूर रखना चाहेगा, नाटो उसका शत्रु है ना। तो नाटो को क्या करेगा, वो दूर रखना चाहेगा अपने आप से रूस। तो उसके लिए उसने क्या किया, है ना, उसने यूक्रेन पर, इससे उसकी लड़ाई हो गई, यूक्रेन पर उसने अटैक कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो नाटो में शामिल होना चाहता था, ठीक है, एन फॉर नाटो। तो उसी को लेकर है। अब चलो देखते हैं, अब लड़ाई तो छिड़ गई है, अब इसके प्रभाव क्या है और इस पर देशों का रुख क्या है, ठीक है। अभी देखो हाल में यह घटनाक्रम, मैं फिर से क्यों इस पर चर्चा कर रहा हूँ, या इस पर पूरी दुनिया क्यों चर्चा कर रही है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी G20 शिखर सम्मेलन की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि भारत है, ठीक है, भारत में G20 के जो भारत अभी इसको लीड कर रहा है, इस वर्ष क्या कर रहा है भारत, इसको G20 के शिखर सम्मेलन को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड मीन्स नेतृत्व कर रहा है, भारत में आयोजित हो रहा है। तो भारत में ना G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, क्या हुई, मीटिंग बैठक हुई, और उसको लेकर ना तल्ख बयानबाजी भी देखी गई, है ना। तल्ख बयानबाजी मतलब देशों के बीच बयानबाजी, है ना, स्टेटमेंट देने का दौर। अब देखो इसके कारण भारत ने कहा कि देशों के बीच मतभेदों के कारण कोई साझा बयान जारी नहीं होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक जो है वो रूस के बिना उकसावे वाले, है ना, अतार्किक युद्ध के कारण बाधित हुई है, ठीक। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देशों हैं, उस पर ब्लैकमेल करने और धमकियां देने का आरोप लगाया रूस के विदेश मंत्री ने, ठीक। अब G20 के विदेश मंत्रियों की बातचीत के दौरान भारत का जो दृष्टिकोण था, भारत चाहता था कि G20 के विदेश मंत्रियों की बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है, तो चलो चर्चा जो है ना उन बिंदुओं पर किया जाए जो विकासशील देशों को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि हमारे जो हित हैं वो विकासशील देश हम हैं, तो प्रभावित कर रहे हैं, उन पर बात हो। लेकिन भारत ने कहा कि यूक्रेन को लेकर मतभेद खत्म नहीं किए जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं उन्होंने कहा कि हमने कोशिश तो की, लेकिन देशों के बीच फासले, गैप जो था वो बहुत अधिक थे, इसके कारण कोई स्टेटमेंट नहीं जारी हो पाया, साझा बयान जारी नहीं हो पाया। G20 जो है वो G20 में दुनिया के सबसे अमीर 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 की महत्ता को आप समझें, G20 क्यों महत्वपूर्ण है। इस संगठन के सदस्य जो हैं वो मिलकर दुनिया के 85% आर्थिक उत्पाद बनाते हैं। मतलब इन देशों में से ना ये जो संगठन है, इसके जो देश हैं, ठीक है, यहाँ से ना कम आंकड़ा नहीं है बच्चों, 85% का आंकड़ा है ना, 85% का आंकड़ा है ना उत्पादों का। तो ये समझो कि इतने बृहद पैमाने पर ये आंकड़ा है, तो इस संगठन की महत्ता कम नहीं है। और इसकी आबादी भी 2/3 है ना, इसकी आबादी कितनी है, 2/3 है, 2/3 है। आप समझो इसी से इसका महत्व कितना है। इस समूह के जो विदेश मंत्री हैं, जिनमें रूस के सरगई लैवरोव हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं, ठीक है, और चीन के जो है नए नए बने हैं विदेश मंत्री किंग यांग, है ना। ये भारत की अध्यक्षता जो है G20 की है, उसके दौरान दिल्ली में इनके बीच मुलाकात हुई थी। एक साल पहले यूक्रेन युद्ध जो लड़ाई हुआ था उसके शुरू होने के पहले अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की ये पहली बार आमने सामने की मुलाकात थी। यूक्रेन युद्ध जो एक साल पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ऐसा पहला मोमेंट था जब अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री आमने सामने मिले, ठीक है। रूस अमेरिका ने वही कहा, ठीक है, अब उसने वही कहा कि जब तक जरूरी होगा तब तक पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, है ना। एंटनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से कहा कि हम भाई सपोर्ट करते रहेंगे। ब्लिंकन जो है उन्होंने लावरेव पर इस बात का दबाव भी बनाया कि रूस जो है हथियार नियंत्रण के न्यू स्टार्ट परमाणु समझौते में दोबारा शामिल हो जाए। अभी क्या हुआ है रिसेंट में, न्यू स्टार्ट समझौते से रूस बाहर हो गया है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। वहीं रूस के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की कोई मुलाकात हुई थी, ठीक है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, ठीक है।
चलो अब पीएम मोदी का क्या है, देखो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत से विकासशील देश हैं खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ कर्ज के भारी बोझ की चुनौती भी विकासशील देशों के सामने है, उससे जूझ रहे हैं, उससे निपटना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं विकासशील देश, उससे भी निपटना है। और ग्लोबल वार्मिंग इतनी क्यों हुई है, तो भाई अमीर देशों ने जो ये रायता फैला रखा है एक तरह से उन्होंने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, संसाधनों का इतना उपभोग कर लिया है कि उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो विकासशील देशों में पड़ रहे हैं, क्योंकि विकसित देश तो भाई निपट चुके हैं सबसे। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं ना वो मतलब उन्होंने का स्पीच जो था वो कभी कभार दिए जाने वाले अंग्रेजी के भाषणों में से एक था, और ये इस बात का संकेत है कि वो चाहते थे कि भाई जो तमाम देश हैं जो पीएम के मैसेज को गंभीरता से लें और पहल करें। ठीक है, तो अब वही है कि अब बैठक में भाग लेने वाले नेता जो है एक बयान पर सहमत नहीं हो पाए, और रूस और चीन ही जो एक ऐसे देश थे जो यूक्रेन युद्ध की निंदा करने से इनकार कर दिया। क्या G20 के स्टेटमेंट ना, G20 के स्टेटमेंट में निंदा करने वाला भी एक स्टेटमेंट था यूक्रेन युद्ध की, लेकिन क्या था कि रूस और चीन ने इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये सब है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इसमें पूरा देखते हैं कि अब देखो इसके भारत के हित क्या है इससे जुड़े हुए, भारत क्यों चाहता है कि भाई कुछ पहल हो। ठीक है, भारत चाहता है कि ये आसानी से मुद्दा निपट जाए, क्योंकि भारत के हित दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, है ना। ये वैश्विक दुनिया है, कोई सीमित दुनिया नहीं है। ठीक है, अब देखो कि अभी इसमें आप देखो जैसे कि आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा, जैसे कि मेंशन आर्ट आप पढ़ोगे यहाँ पे, इन फैब 2023 फरवरी 23 2023 की बात है, फरवरी 23 2023 की बात है। ठीक है, ऑन द एव ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रसियाज यूक्रेन, है ना, रसिया का इन्वेजन जो है ना उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, उसकी असेंबली ने, जनरल असेंबली ने मतलब प्रस्ताव लाया, क्या लाया, एडॉप्टेड रेजोल्यूशन, है ना, रिजोल्यूशन। ठीक है, विलिंग फॉर एन एंड टू द वॉर, उसमें मतलब उसका उद्देश्य क्या था, उस संकल्प का प्रस्ताव का कि भाई लड़ाई को खत्म किया जाए, लेकिन भारत क्या रहा, भारत उसे दूर रहा था। ठीक, इस प्रस्ताव की बात करूं मैं तो 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के सपोर्ट में मतदान किया और 7 ने इसका विरोध किया, जबकि 32 स्टेट ने मतलब देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत भी इन 32 देशों में से था जो मतदान से दूर रहा। ये शुरुआत से ही यूक्रेन संकट पर भारत की अपनी स्थिति के हिसाब से है। भारत ने हमेशा कहा है कि आपने तो इतने इम्पोज कर दिए रेस्ट्रिक्शन रूस पर, लेकिन सही तरीके से नहीं किए हैं। देखो गलतियां जो है, मान लो रूस ने गलती की है, मान लो, ठीक है, लेकिन उसका जो समाधान है वो उचित तरीके से होना चाहिए। ठीक है, वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर मान लो बिना बातचीत का आप रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते जाओगे तो क्या होगा, दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ेंगी ही। ठीक है, तो निरंकुश है ना, ठीक, इसको समझना पड़ेगा। खासकर देखो वैश्विक जो लोकतंत्र है ना वो नियम आधारित दृष्टिकोण से चलती है, ऐसे नहीं चलती कि आप जैसे चलना हो चलते रहो। ठीक है, अब प्रतिबंध, भारत ने कहा कि प्रतिबंध जो है ना एक तरफा है। आपने मान लो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, ठीक है, आपने R4 रेस्ट्रिक्शन लगा दिया रसिया पर, लेकिन एक तरफा है, और उससे क्या होगा, रूस जो है चीन के नजदीक चला गया। ठीक है, और चीन ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ मुखर रहता है, तो ये सब देखना पड़ेगा। अब देखो गलतियां, ऐसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका ने गलतियां नहीं की हैं क्या, अमेरिका ने भी तो इराक पे अटैक किया था। ठीक है, इजराइल भी तो कर रहा है, इजराइल और तुर्की जो है देखो इसका इजराइल का आप देखो वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसी ही घटनाएं हैं। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा आपको, बातचीत से ही सब कुछ होता है। मान लो कोई ऐसे ही किसी के अगेंस्ट कोई मतलब एक तरह से प्रतिबंध आरोपित कर देगा, उकसाएगा, तो स्थिति बिगड़ेगी ही। अमेरिका का साफ मोटिव है कि रूस को कमजोर किया जाए। ठीक है, लेकिन रूस उसके क्या हो रहा है, वो चीन के नजदीक जा रहा है। ठीक, अब देखो अमेरिका की मैंने बात की है तो 2003 की बात है, अमेरिका ने संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए इराक पर अवैध आक्रमण स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो एक तरह से ये सब बातें हैं। ठीक है, भारत का रुख क्या है, देखो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून है, क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाता है। ठीक है, और संतुलित दृष्टिकोण उसका है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की बात है तो एकदम संतुलित दृष्टिकोण है। अब भारत देखो पारंपरिक रूप से रूस के साथ काफी क्लोज रहा है। ठीक, और वह इसे रक्षा की बात करो या सौर ऊर्जा की बात करो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करो,
कई क्षेत्रों में प्रमुख भागीदार है रशिया भारत के लिए। ठीक, अब भारत जो है वो आर्थिक प्रतिबंधों सहित जो रूस के लिए प्रतिबंध है, मतलब आर्थिक प्रतिबंध जो लगाया गया है ना, उसे एक तरह से दंडात्मक प्रतिबंध के रूप में देखता है भारत, उसको आलोचना भी करता है कि इतने प्रतिबंध सही नहीं है। ठीक, अब लेकिन भारत कभी झुका नहीं है पश्चिमी दबाव के सामने। रूस से उसने तेल की खरीदारी की ही है, उसको रोका नहीं है। वहीं भारत का क्या है, अमेरिका के साथ भी एक तरह से रणनीतिक हित है, तो उसके साथ भी संबंधों को संतुलित करते हुए चलता है। आप एक तरह से ये समझो कि चल रहा जो यूक्रेन युद्ध है उसमें जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड हिस्टोरिकल हो गया, ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याएं उसमें मौजूद हैं। और लोग अब जिसे आप ना एक तरह से मतलब उतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता है, बातचीत करनी ही पड़ेगी और समन्वय वाले माहौल में करनी पड़ेगी, ये नहीं कि दोषारोपण वाले माहौल में करनी पड़ेगी। ठीक है, भारत का दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता, इस सब को पालन करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ने का है। तो अभी तक की स्थिति यही है ना। तो G20 में कोई ऐसा साझा बयान जारी नहीं हो पाया, भारत की जो पहल थी वो उतनी हद तक सफल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सभी देश है ना आगे बढ़ेंगे अपने हितों के अनुसार। और देखा जाए, देखिए भविष्य में जो है घटनाएं जो हैं किस प्रकार करवटें लेती हैं, घटनाएं किस प्रकार मोड़ लेती हैं, नए घटनाक्रम क्या होते हैं, ठीक है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। हम सभी पढ़ेंगे, उसके बारे में अवगत होंगे और समझेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, कुछ नई जानकारियों के साथ। और हाँ, जो रेस्ट आर्टिकल रहे हैं 2-3, उसको आप पढ़ें और किसी भी तरह की समस्या हो तो उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। और हो सकता है अगर आपको और भी कोई इश्यूज आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक जिज्ञासुओं तक पहुंचाएं, ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।